चलिए लास्ट क्लास में हम लोग जो देख रहे थे बेटा वो सेक्शन कौन सा था? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बस में आ गए। और साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज में हमने दो तरह का स्ट्रक्चर आपको बताया था। एक कौन सा था? अल्फा डी ग्लूकोज। और एक कौन सा था? बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, चलिए उसी के आगे देखते हैं। चलिए हेडिंग डालिए म्यूटा रोटेशन। देखो म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन। चलो पहले इसको समझो। अगर मैं ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज लेता हूं तो 1 2 3 4, यहाँ CH2OH है, ये आपका OH है, ये OH, ये H और यहाँ OH, ये H, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ H। इस मॉलिक्यूल को आपने क्या बोला था? इसको बोला था डी ग्लूकोज। बस में आ गई। और इसी का दो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था, एक जिसको बनाया था अल्फा डी ग्लूकोज और एक बनाया था बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज इसमें आपको करना क्या है? इसी OH को यहाँ नीचे कर देना है, ठीक है। और जब बात करते हैं बीटा डी ग्लूकोज तो उस केस में करना क्या है? इसी OH को आपको ऊपर कर देना है और बाकी सबको सेम रखना है। बाकी मतलब यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ भी OH और यहाँ CH2OH। इसमें आ जाओ तो यहाँ आपका OH, ये आपका OH, यहाँ भी आपका OH और यहाँ आपका CH2OH। ऐसा बन गया। अब ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर दोनों OH एक तरफ हैं, मतलब सिस वाली कहानी है, और यहाँ पे दोनों OH अपोजिट वाली है, मतलब ट्रांस वाली कहानी है। तो क्या सिस और ट्रांस कभी भी एक दूसरे का मिरर इमेज हो सकता है? नहीं। मतलब ये दोनों आपस में क्या है? डायस्टीरियमस हैं। और जब दोनों आपस में डायस्टीरियमस हैं तो इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एक आएगा, अलग आएगा, अलग आएगा। इसलिए हमको ग्लूकोज के दो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दिखाई देते हैं। इवन अगर इसके स्पेसिफिक रोटेशन देखा जाए तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन अलग आता है और इसका स्पेसिफिक रोटेशन अलग आता है। तो इसके लिए जो आता है वो देखा जाता है प्लस में 112 डिग्री है। बस में आगे। और इसको देखा जाता है प्लस में आपका ये 18 डिग्री है। बस में आगे। और इसके लिए देखा जाता है कि आपका प्लस में 52.7 डिग्री है। बस में आगे। अब ध्यान से डेफिनेशन सोचना। ये है क्या? हेमी एसिटल है। यह है कि एक ही कार्बन H है, R है, OH है, OR है, मतलब इनडायरेक्टली है क्या? एक हेमी एसिटल है। यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी बनी हुई है। तो जब कहानी ये आपका हेमी एसिटल ऐसे बना हुआ है तो होगा क्या कि यहीं से आपका ये अल्कोहल निकल गया। और जब अल्कोहल निकल गया तो क्या हम यहाँ पे फिर से एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेंगे या नहीं? कर लेंगे। तो जब वाटर का रिएक्शन करते हो तो वाटर ही करता है कि इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद यहाँ पे OR हट गया और यहाँ OH आ गया। एक ही कार्बन दो OH, मतलब वाटर निकल कर एल्डिहाइड बना लेगा। बस में आगे। तो हेमी एसिटल के ऊपर हाइड्रोलाइसिस आपने पढ़ी है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग बैक एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। कि यही वाली कहानी यहाँ होने वाली है। समझिएगा डेफिनेशन कि जब प्योर क्रिस्टल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब प्योर क्रिस्टल अल्फा डी ग्लूकोज को पानी में डालते हैं तो ये अपने हेमी एसिडल को तोड़कर ओपन चेन में चला आता है। और जो प्योर बीटा डी ग्लूकोज को पानी में डालते हैं तो ये भी अपना हेमी एसिडल तोड़कर अपने ओपन चेन में चला आता है। इसके चले आने से होता क्या है कि इसका स्पेसिफिक रोटेशन 112 से घटकर 52 हो जाता है और इसका स्पेसिफिक रोटेशन 18 से बढ़कर 52 हो जाता है। तो इसी चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन को एक नाम देते हैं। वो नाम क्या देते हैं? म्यूटा रोटेशन। तो डेफिनेशन क्या देना है कि when pure crystal of alpha D glucose is dissolved in water, its specific rotation changes from 112 to 52, and when crystal of pure beta D glucose is dissolved in water, its specific rotation changes from 18 to 52.2. This change in specific rotation is called as muta rotation. चलिए हेडिंग के रूप में लिखिए या पॉइंट के रूप में लिखिए। When crystal of pure alpha D glucose, when crystal of pure alpha D glucose when crystal of pure alpha D glucose is dissolved in water, is dissolved in water, its specific rotation changes from, its specific rotation changes from plus 112 degree to plus 52.7 डिग्री। ये प्लस भी लिखिएगा, ये इंडिकेट करता है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है।
प्लस 112 डिग्री टू प्लस 52.7 डिग्री. एंड when crystal of pure beta D glucose and when crystal of pure beta D glucose is dissolved in water, its specific rotation changes from plus 18 degree to plus 52.7 degree. This change in specific rotation is called as mutarotation. This change in specific rotation is called as mutarotation. याद रहेगा? चलो इसको बना लो, लिख लो. बनाइए, लिखिए. हाँ हाँ होगा ना, लेकिन वो इन दोनों की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको कंसिडर नहीं करते हैं. इन्हीं दोनों को लेके चलते हैं. 99.98% ये दोनों इसी रूप में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, चलिए बनाइए. इसमें तो प्रॉब्लम आई कि दो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, उसको कैसे समझाएं. आगे बढ़े, चलो बनाओ. चलिए फिर से डेफिनेशन भी आई है. मैंने क्या बोला कि जब प्योर क्रिस्टल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज को पानी के अंदर डालोगे तो 112 घटकर 52 हो गया, और जब प्योर क्रिस्टल बीटा डी ग्लूकोज को पानी में डालोगे तो 18 से बढ़कर 52 हो गया. इसी चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, इसको नाम क्या दिया हुआ है? म्यूटारोटेशन. बताओ कोई दिक्कत? चलिए अब जरा इसको भी ध्यान से देख लीजिए. यहां भी एक टर्म है जो आपको आना चाहिए. अगर मैं इस अल्फा डी ग्लूकोज को देखूं और इस बीटा डी ग्लूकोज को देखूं, आपने बोला है क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? नहीं, मतलब डायस्टीरियमर है. अब ध्यान से देखना, ऐसा दो डायस्टीरियमर्स ऑफ सेम शुगर मॉलिक्यूल, किसका आया है? ग्लूकोज का. ऐसा दो डायस्टीरियमर्स ऑफ सेम शुगर मॉलिक्यूल विच डिफर एट ओनली वन कायरल कार्बन. तो क्या इसका अलग नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे ग्लूकोज मैनोज था, वो अलग अलग मॉलिक्यूल था, लेकिन ये क्या है? ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, दोनों इसी ग्लूकोज से आए हैं. तो टू डायस्टीरियमर्स ऑफ सेम शुगर मॉलिक्यूल विच डिफर एट ओनली वन कायरल कार्बन, इसके लिए जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं? एनोमर. तो ये आपसे पूछा जाता है कि अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज क्या है, तो क्या बोलना है? एनोमर है. लेकिन ग्लूकोज और मैनोज क्या है? एपिमर है. ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है? एपिमर है. तो एपिमर का डेफिनेशन भी क्लियर होना चाहिए और एनोमर का डेफिनेशन भी क्लियर होना चाहिए. चलिए हेडिंग डालिए एनोमर. ये कंपटीशन में बार बार पूछा गया बेटा, एपिमर एनोमर याद रखिएगा. व्हेन क्रिस्टल ऑफ नहीं सॉरी व्हेन टू डायस्टीरियमर्स ऑफ, क्रिस्टल नहीं, ये तो कहानी हो चुकी है. व्हेन टू डायस्टीरियमर्स ऑफ
when two diastereomers of same sugar molecule, when two diastereomers of same sugar molecule which differ at only one chiral center, two diastereomers of same sugar molecule which differ at only one chiral center are called as anomers. Example, alpha D glucose and beta D glucose. अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, याद रहेगा। दूसरा, इसकी कहानी में एक और ट्विस्ट है। इपिमर में आप किसी भी कायरल कार्बन पे चेंज कर सकते हो, बस में आगे C2, C3, C4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा और हमेशा वो वाला कायरल कार्बन होगा जो इनडायरेक्टली पहले वो कार्बोनिल कार्बन था। बस में आगे क्या रिएक्शन किस पे कर रहे हो, इसी पे कर रहे हो, और जो इसी पे रिएक्शन कर रहे हो तो हमेशा और हमेशा क्या होगा, टॉप मोस्ट कार्बोनिल कार्बन होगा। यही भी स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंज आने वाला है। बस में आगे तो एनोमर में हमेशा और हमेशा कौन सा होने वाला है, टॉप मोस्ट कायरलिटी वाली बात, मतलब इनडायरेक्टली कार्बोनिल पे अटैक वाला कार्बन के ऊपर की स्टीरियोकेमिस्ट्री का चेंज की बात। बस में आगे लेकिन इपिमर में 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा बोलते हैं कि अपर मोस्ट कायरलिटी कार्बन। बस में आगे चलिए पॉइंट के रूप में लिख लीजिए। इन एनोमर्स स्टीरियोकेमिस्ट्री is changed only at carbonyl carbon. In enomer, stereochemistry is changed only on carbonyl carbon when alcohol attack over it. In enomer, stereochemistry changes only at carbonyl carbon where alcohol attacks. बस में आगे अल्कोहल जो अटैक करेगा और जो कार्बोनिल कार्बन पे, इसी कार्बोनिल कार्बन पे ही चेंज करना है और किसी कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेंज नहीं करना है। बस में आगे इसलिए बोलते हैं टॉप मोस्ट कार्बन, याद रहेगा। चलिए अब समझिएगा। तो दो डेफिनेशन मैंने आपको दिखाया, एक कौन सा दिखाया, म्यूटारोटेशन, एक कौन सा दिखाया, एनोमर्स। बस में आगे तो ग्लूकोज की दुनिया यहीं पे हो जाती है खत्म। बस में आगे अब ग्लूकोज से निकलते हैं और निकल कर कहां पहुंचते हैं, फ्रक्टोज में। चल लिखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो ये क्या है, CH2OH है, यहाँ आपका C डबल बॉन्ड O है, और 1 2 3 यहाँ हो गया CH2OH, यहाँ हो गया OH, ये हो गया OH, ये H, यहाँ OH, ये H और ये H, ऐसा बना दिए। बस में आगे इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको दिमाग में बैठाना है वो 5 मेंबर रिंग वाला बैठाना है, और जब 5 मेंबर रिंग वाला बैठाना है और यही पे अटैक करना है तो 1 2 3 4 5, तो जो अटैक करेगा वो कौन सा है, ये वाला कार्बन है, और इस कार्बन लगा हुआ ऑक्सीजन है। और जब 5 मेंबर रिंग की बात करोगे तो बचपन से जैसा 5 मेंबर रिंग देख रहे हो उसी तरह का 5 मेंबर रिंग बना दो। एक जगह आप कार्बन की जगह ऑक्सीजन लगा दो, और कार्बन की जगह ऑक्सीजन लगाते हुए ऐसा 5 मेंबर रिंग बना लो। और 5 मेंबर रिंग बनाने के बाद इसी पर्टिकुलर को ऐसे दिखा दो, इसी पर्टिकुलर को ऐसे तुमने दिखा दिया। बस में आगे इसको देखो, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और 6 है, ऐसा बन गया। अब इसी पे अटैक कराओगे तो एक बार CH2OH ऊपर जाएगा और ये OH नीचे आएगा, और एक बार OH ऊपर जाएगा और CH2OH नीचे आएगा, ये बनने वाला है। तो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसी OH को ऊपर कर दे रहा हूँ और CH2OH को नीचे कर दे रहा हूँ, और एक बार क्या कर रहा हूं, इसी CH2OH को ऊपर कर दे रहा हूं और एक बार OH को नीचे कर दे रहा हूं। बस में आगे तो ये नंबर हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और छठा वाला जो CH2OH है इसे हमेशा और हमेशा कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो यहां से हो गया, ये नंबर हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और यहाँ पे तुम्हारा छठा वाला हमेशा ऊपर, और ये हो गया आपका 6, ये बन गया। अब सोचो रिंग्स के अंदर जो था उसको मैंने कहा बोला था, नीचे लिखना है, तो ये 3 पे H कहाँ होगा, नीचे, तो यहां तुमने कर दिया H, यहां कर दिया। ये 4 का OH कहाँ होगा, नीचे, तो यहां कर दिया ऐसे OH। बस में आगे अब कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या हो गया, OH, यहाँ हो गया H और ये हो गया H, ऐसा बना दिया। इस तरह यहाँ आ जाओ, 3 का H नीचे तो ये ऐसे हो गया, तो यहाँ हो गया OH, 4 का OH नीचे, यहाँ हो गया OH, ये हो गया H, और ये वाला H तुमने यहाँ बना दिया। बस में आगे तो ध्यान से देखो, एनोमेरिक कार्बन पे OH अगर नीचे है
ठीक है, तो इसका जो नाम दोगे वो क्या है, अल्फा डी फ्रक्टोज। और इसी एनोमेरिक कार्बन पे जहां अटैक करा रहे हो इस पे OH ऊपर है तो नाम क्या हो गया, बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज भी कितने हैं, दो। एक का नाम क्या है अल्फा डी फ्रक्टोज और एक का नाम क्या है बीटा डी फ्रक्टोज। बस में आगे तो सेम उसी कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करके और इसी का एनोमर बना रहे हो तो ये भी पूछ लेगा कि अल्फा डी फ्रक्टोज बीटा डी फ्रक्टोज आपस में क्या है, ये भी क्या है एनोमर्स। चलिए बनाइए, लिखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ये चारों स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि अल्फा डी ग्लूकोज कैसा होता है, बीटा डी ग्लूकोज कैसा होता है, ठीक है, आपका अल्फा डी फ्रक्टोज कैसा होता है, बीटा डी फ्रक्टोज कैसा होता है। चलिए अब जरा समझिएगा। ये कौन सा था, ये था अल्फा डी ग्लूकोज। ये कौन सा था, बीटा डी ग्लूकोज, ये था। चलिए समझिएगा बेटा, एनालाइज करिएगा। ग्लूकोज में कितने मेंबर्ड रिंग है, 6। फ्रक्टोज में कितने मेंबर्ड रिंग है, 5। तो कुछ शुगर ऐसे हैं जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग बनने वाली है, 6 मेंबर्ड रिंग बनने वाली है, जैसे ग्लूकोज अल्फा डी का हो चाहे बीटा डी का हो। कुछ ऐसे शुगर हैं जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग बनने वाली है। बस में आगे, तो जिस शुगर्स में 6 मेंबर्ड रिंग होता है इसको बोलते हैं पायरेनोज शुगर, पायरेनोज शुगर। बस में आगे, और जिस शुगर के अंदर 5 मेंबर्ड रिंग होता है इसको बोलते हैं फ्यूरेनोज शुगर, फ्यूरेनोज शुगर। बस में आगे, तो ग्लूकोज किसका एग्जांपल है, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, पैरानोज का फ्यूरेनोज का। लेकिन अल्फा डी फ्रक्टोज बीटा डी फ्रक्टोज किसका एग्जांपल है, फ्यूरेनोज शुगर। ये भी दिमाग में रखना है कि जहां 6 मेंबर रिंग की बात करेंगे उसको पैरानोज शुगर की बात करेंगे और जहां 5 मेंबर रिंग की बात करेंगे फ्यूरेनोज शुगर की बात करेंगे। चलो पॉइंट ग्रुप में देखो, those sugars which have 6 membered ring, those sugars which have 6 membered ring are called as pyranose sugar, while those sugar which have 5 membered ring are called as फ्यूरेनोज शुगर। अब कभी कभी आईटी एडवांस वाले और बदमाशी करते हैं, और कैसे बदमाशी करते हैं सोचिएगा। ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है और इसको आपने क्या बोला है, पायरेनोज शुगर। ये है कौन सा, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज है और साथ में पायरेनोज है, इसको क्या कहेगा, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। इसको क्या बोलेगा, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, मतलब ग्लूकोज वाला पायरेनोज शुगर है। बस में आगे, इसको क्या बोलेगा, बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। इसके लिए क्या बोलेगा, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, और इसके लिए क्या यूज करेगा, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। बस में आगे, तो ये भी दिमाग में रखिएगा कि किसे हम अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज कह रहे हैं और किसको बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज कह रहे हैं, किसको हम अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज कह रहे हैं और किसको बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज कह रहे हैं। याद रहेगा, चाहो तो एक जगह लिख लो कि अल्फा डी ग्लूकोज, इसका नाम क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। और इसी तरह अगर बीटा डी ग्लूकोज है तो इसको क्या बोलना है, बीटा डी फिर
ग्लूकोपाइरेनोस। और अगर ये अल्फा डी फ्रक्टोज है तो इसको क्या बोलना है? अल्फा डी, फिर फ्रक्टो, फिर फ्यूरेनोस, ये बोलोगे। और अगर यही कहानी में ये आपका बीटा डी, यही आपका बीटा डी फ्रक्टोज है, ये बीटा डी फ्रक्टोज है, तो इसके लिए क्या यूज करोगे? बीटा डी फ्रक्टो, फ्रक्टो फ्यूरेनोस। चलिए लिखिए, फ्रक्टो फ्यूरेनोस। ये चारों भी याद रखिएगा क्योंकि एडवांस वगैरह में आपको इस तरह का नाम भी दिखेगा। मेडिकल वगैरह में हो सकता दिखाई ना दे, ठीक है, बोर्ड में तो सोचेगा भी नहीं, लेकिन क्योंकि अच्छे लेवल के पेपर को देखोगे तो ये सब भी कंफ्यूजन वाले नाम आते हैं। तो ग्लूकोज से आया है तो ग्लूको बोलना है, फ्रक्टोज से आया तो फ्रक्टो बोलना है, 6 में मर्डरिंग है तो पैरानोस बोलना है, 5 में मर्डरिंग है तो फ्यूरेनोस बोलना है। बताओ सारे टर्म्स क्लियर हैं? अब ध्यान से देखना, फ्रक्टोज में हमने यहाँ पे OH ऊपर और यहाँ OH नीचे लिया है, याद रखिएगा। यहीं पे कभी कभी जल्दबाजी में करेंगे क्या, H को मैं हटा दूंगा और H को हटा दूंगा, OH को लिखूंगा, केयरफुल रहना। एक OH इधर है जो राइट वाला है उसे ऊपर लिखा है और जो लेफ्ट वाला है उसे नीचे लिखा है। बस में आगे इंसान है क्या? मकार। तो बार बार मैं H को क्यों लिखूंगा? तो H को हटाने के लिए डायरेक्ट मैं केवल OH लिख दूंगा। तो केयरफुल हो जाना कि इधर से इस H को मैं बाद में हटाने वाला हूँ। बस में आगे H को मैं छुपाऊंगा, जैसे यहाँ H को मैंने छुपा रखा है तो उसी तरह इधर का H भी मैं छुपाऊंगा। बस में आगे चलिए सोचिए। तो मोनोसेकेराइड की कहानी आपकी खत्म हो गई। तो मोनोसेकेराइड में क्या देख लिया कि मोनोसेकेराइड में आपने ग्लूकोज भी देख लिया, आपने मैनोज भी देख लिया, लैक्टोज भी सॉरी गैलेक्टोज भी देख लिया, आपने इनडायरेक्टली फ्रक्टोज भी देख लिया, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देख लिया, फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देख लिया, किसे अल्फा बोलते हैं किसे बीटा बोलते हैं, क्या टर्म यूज होता है एपिमर एनोमर, ये कहानी देख लिया। अब मोनोसेकेराइड से कहां चलते हैं? डाइसेकेराइड। ठीक है, हेडिंग डालिए, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। चलिए, डाइसेकेराइड मतलब क्या है कि जब दो मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन करेंगे और एक वाटर निकालेंगे तो उससे जो बनने वाला है, ये क्या बनने वाला है? डाइसेकेराइड। ये तो बनेगा, यही बनेगा। सोचना, ध्यान से देखना, OH को मैंने नीचे लिखा है तो अल्फा है बीटा है? अल्फा है, ये कौन सा हो गया? अल्फा डी ग्लूकोज, ये हमने ले लिया। इसमें एनोमेरिक कार्बन OH ऊपर है, ये कौन सा हो गया? बीटा डी, ये कौन सा हो गया? ग्लूकोज, हमने ले लिया। अब सोचना, एनालाइज करना, एक अल्फा डी ग्लूकोज और यहां मैं दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज ले रहा हूं, दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज यहां पे मैं ले रहा हूं। ध्यान से देखो, इसी OH को हमने इधर नीचे लगा दिया, यहां हो गया OH, यहां हो गया OH, यहां हो गया OH और यहां हो गया CH2OH, ऐसा बना लिया। दूसरा बीटा डी ग्लूकोज ले रहा हूं तो जो दूसरा बीटा डी ग्लूकोज ले रहा हूं तो यहां पे हमने कुछ ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। अब जरा नंबरिंग कर लेते हैं, तो नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यहाँ नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ऐसा बन गया। अब नेचर का सिलेक्शन देखो, नेचर का सिलेक्शन ये है कि इस हेमी एसिटल पे इसके चौथे वाले का OH अटैक करता है और जो चौथे वाले का OH अटैक करता है और यही से वाटर को क्या करता है? निकालता है। नेचर सिलेक्शन क्या है कि चौथे वाले का OH यहाँ पे अटैक करता है और अटैक करके इस वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देता है। और जो वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया और इसका अगर डाइसेकेराइड बनाने की कोशिश करें तो इसका मतलब है क्या? इतने पार्ट में कोई चेंज है नहीं तो इसको तो पहले ही बनाने की आदत डाल दो, इसमें कोई अंतर है नहीं। अब कर क्या रहे हैं? यही पर रिएक्शन करा रहे हैं और जब यही पर रिएक्शन करा रहे हैं तो इसी पर्टिकुलर से तुमने चीजों को जोड़ दिया और जोड़ दिया तो कहानी में किरदार कुछ ऐसा मिल गया, ऐसा मिल गया, ऐसा मिल गया। इसी तरह से इसको जोड़ने की कोशिश करें तो इसको जोड़ने की कोशिश करें तो इतने पार्ट में अगेन कोई चेंज नहीं है तो इसको तो पहले बना लो,
इससे पहले क्या करो, बना लो। अब क्या कह रहे हो, इसी को कहीं ना कहीं जोड़ रहे हो, तो इसी को जोड़ रहे थे, इसको ऐसे ही इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जोड़ दो, और ऐसे जोड़ दिया, और ऐसे जोड़ते हुए इसका डाइसैकेराइड इनडायरेक्टली बना दिया। अब यही नाम आपको याद रखना है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है, तो इससे जो डाइसैकेराइड बनता है उसका नाम क्या है, नाम ना मालूम हो तो रोक लो, ये कौन सा है, माल्टोज। बस में आगे। और जो बीटा डी ग्लूकोज दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है, तो इससे क्या बनाता है, इससे बनाता है सेलुलोज। बस में आगे। अब यही रिएक्शन आगे बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, और ये अपना पॉलीमर बना ले, तो इसका जो पॉलीमर बन जाता है, ये पॉलीमर कौन सा है, स्टार्च। और ये आगे बढ़ता चला जाए और ये अपना पॉलीमर बना ले, जिसका नाम से ही लग रहा है, इसे क्या बनने वाला है, सेलुलोज। बस में आगे। तो एक मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड से रिएक्शन करके क्या बनाया है, डाइसेकेराइड। बस में आगे। एक मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड से रिएक्शन करके क्या बनाया, डाइसेकेराइड। और ये आगे ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा बनाता रहेगा और बना देगा पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड कौन सा हो गया, इसका स्टार्च, और इसका पॉलीसेकेराइड कौन सा हो गया, सेलुलोज। कोई दिक्कत, बनाओ लिखो। अब यही आपसे पूछा जाता है कि माल्टोज को तोड़ोगे, पानी डालोगे तो किसमें जाएगा, ग्लूकोज में। लेकिन अगर उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ रहे कि कौन सा ग्लूकोज में, अल्फा में या बीटा में, अल्फा में। और सेलुबायोज को तोड़ोगे ये किसमें जाएगा, बीटा में। ठीक है, तो सोचो आम का छिलका सेलुलोज, आम का जो खाने वाला पार्ट है पल्प, वो कौन सा है, माल्टोज या स्टार्च। ठीक है, सब कुछ ग्लूकोज से आया, लेकिन नेचर का सिलेक्शन कितना अच्छा है कि इंसानों के लिए कुछ अलग दिया जाए और जानवरों के लिए कुछ अलग दिया जाए। और बदमाश कौन है, बदमाश कौन है, इंसान। सारा दिमाग लगा रहा है कि दूसरे का हिस्सा का खाना भी खा जाए। ठीक है, दूसरे के हिस्से को कभी मत लिया करिए, ठीक है, अच्छा नहीं माना जाता है। और दूसरा जानवर भी हो सकता है, और दूसरा इंसान भी हो सकता है, और दूसरा आपका दोस्त भी हो सकता है हो सकता है ना बनाइए। पहले के समय में हमारा इतिहास कितना अच्छा था, भाई भाई के लिए सोचो क्या से क्या करता था। ठीक है, रामचंद्र जी का रामायण आपने देखा है। ठीक है, अभी आपका दशहरा वगैरह गया भी है। सोचो भाई, वनवास किसको मिला था, राम को, गया कौन, लक्ष्मण। सोचो भाई भाई के लिए 14 साल वनवास में रहने के लिए तैयार है, बीवी भी वनवास में रहने के लिए तैयार है। बस में आगे, मतलब मैं जाऊंगी साथ में रहूंगी आपके। बस में आगे, मतलब हमारा इतिहास ये था। और आज के डेट में इतिहास क्या आ चुका है कि कोई बिजनेस खड़ा करो तो भाई भाई को नहीं लेना चाहता है। बस में आगे, मतलब भाई भाई को ही लेना नहीं चाहता है, ये कंडीशन आ चुकी है। ठीक है, औरतों की कंडीशन क्या आ चुकी है, बस शरीर दिखाते रहो। बस में आगे, जो हमारा संसार कहाँ से कहाँ था, मतलब एक तरह से कहा जाए कि औरतों के लिए रिस्पेक्ट इज्जत वाली बात वो सारी खत्म हो चुकी है। तो ये सारी चीजें आई कहाँ से हैं, हाँ, ये सारी चीजें वेस्टर्न से आई, इनडायरेक्टली सोशल मीडिया से आया, इनडायरेक्टली एक तरह से बहुत ज्यादा, मतलब इनडायरेक्टली फ्री करने से आ गया, जिसको जो मन करता है वो कर ले। अभी तक कुछ समय बाद पता नहीं लड़कियां जो होंगी, औरतें होंगी, पता नहीं क्या क्या पहन के मार्केट में घूमेंगी ठीक है, घूम ही रही है, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए, तो अल्फा डी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके माल्टोज। पूरा का पूरा महाभारत हो गया किसके लिए, एक औरत के लिए। ठीक है, कि उसने उस औरत के साथ बेइज्जती किया। और आज के डेट में देखो सोशल मीडिया पे सब बेइज्जती में ही लगे हुई हैं, जितना शरीर दिखा दे उतना ही हाईलाइटेड है। चलिए बनाइए। तो वही समय ही तो है कि जो इतिहास हमारा इतना अच्छा था, उस इतिहास को कितना खराब कर दिया। असली में आगे, मतलब पहले के समय में एक इंसान एक आदमी से शादी करता था, और आजकल तो पता नहीं कितनी शादियां चल रही हैं। तो समाज गिर ही तो रहा है। ठीक है, पहले परिवार क्या था, परिवार में 2 लोगों की शादी हो रही है, तो इसके पीछे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो इनको कभी शादी तोड़ना होता था तो इतने सारे लोगों का निगाहें उनको देख रही होती हैं। बस में आगे। और आजकल क्या है कि ये और ये शादी कर रहे हैं, मम्मी पापा को मालूम ही नहीं है। बस में आगे। तो अगर इनके बीच में झगड़ा होगा तो उसको सुलझाएगा कौन, बस में आगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपके डाइवोर्स और बहुत सारी चीजें, मतलब इनडायरेक्टली झगड़े पगड़े सब चलते रहते हैं। ये सब बराबर ही है, तो बराबर ही है, तो भाई हम क्यों झुकें। चलिए, तो अल्फा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, माल्टोज। पॉलीमर कौन सा है,
स्टार्च। बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज से क्या बना है? सेलुलोबायोस। पॉलीमर कौन सा है? सेलुलोज। चलिए, यही अगर बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज अगर आपस में कंबाइन कर जाता, उससे क्या बनता? लैक्टोज। क्यों जल्दबाजी में गलती करता है? ना आए तो रोक बेटा, फिर सोच के बोल, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन जल्दबाजी में गलती करता है। तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा? लैक्टोज। लेकिन अगर यही फ्रक्टोज हो और यही अगर ग्लूकोज हो, ये आपस में कंबाइन करे, तब क्या बनेगा? सुक्रोज। बस में आगे। तो दो डाइसैकेराइड और आपको दिमाग में रखना है, उसका पॉलीसैकेराइड नहीं दिमाग में रखना है, उसका डाइसैकेराइड दिमाग में रखना है। एक कौन सा है? लैक्टोज। और एक कौन सा है? सुक्रोज। याद रहेगा? दो एडिशनल याद रखना है। एक मैं बोल रहा हूं वो कौन सा है? लैक्टोज। और दूसरा कौन सा है? सुक्रोज। बस में आगे। इसका डाइसैकेराइड याद रखना है, इसका पॉलीसैकेराइड नहीं सोचना है। बस में आगे अभी दिखा देंगे स्ट्रक्चर, अभी केवल नाम दिमाग में रखो। सोचिए अब जरा इसको भी देखते हैं। सोचो, कल्पना करो। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि संसार में भगवान नाम की कोई चीज है, ठीक है? पढ़े लिखे लोग कितना भी कह दें, ठीक है, और मतलब वो कुछ भी बोल दें, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। जैसे अभी एक आपने केस सुना होगा, एक जज है, इस जज को एक वकील ने जूते से मार दिया। सुना होगा? सुना नहीं सुना है? सुना है। क्यों मार दिया? हाँ, किसकी बेइज्जती कर रहा था? ठीक है, एक कोई मंदिर अंदर की बात थी, उसने बोल दिया कि भगवान है, तो उसने बोले भगवान है तो आगे प्रूव करें। तो इसको गुस्सा आ गया, इसने मार दिया। इसने बोला भगवान ने मेरे को बोला कि तुझे मार और इन्हें मार दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग पढ़े लिखे लोग हैं, खूब बड़े बड़े पोस्ट पे चले गए हैं, वो अपने आप को बहुत भगवान समझने लगते हैं कि भाई हम ही सब कुछ हैं। लेकिन इनडायरेक्टली है क्या? अगर ऐसे लोग हैं तो मेरे हिसाब से यही कहना चाहिए, भाई ठीक है, तो कुछ समय बाद तो मरेगा ही मरेगा। तुझे बता मरने के बाद करना क्या? तेरे को जलाना है, दफनाना है, फेंकना है कूड़े पे, क्या करना है? तो फिर समझ में आ जाएगा कि धर्म होता है या नहीं होता है। चलिए एनालाइज करिए। तो मैं ये बोल रहा हूं, सोचिए कि क्यों मैं मानता हूं कि भगवान है। हमने दिखा दिया कि भाई इंसान है, इंसानों के लिए भगवान ने आम का पेड़ दिया, इसमें आम भी दिया, आम का छिलका भी दिया कि जानवर खा ले, आम का पल्प भी दिया कि इंसान खा ले, आम की गुठली भी दिया कि आने वाली जनरेशन को मिल जाए। बस में आगे। लेकिन सोचो जो अभी इंसान संसार में आया है, जस्ट अभी बच्चा पैदा हुआ है, तो जस्ट अगर उस बच्चा पैदा हुआ है तो जस्ट बच्चा पैदा हुआ तो उसका दांत है, और दांत नहीं है तो कैसे आम खाएगा? बस में आगे। और दांत नहीं है तो आम कैसे खाएगा? तो उसे भी तो एनर्जी चाहिए। तो उसे एनर्जी कहां से मिलेगी? मदर मिल्क से। तो मदर मिल्क से अगर एनर्जी मिलेगी तो मिल्क में शुगर कहां से आएगा? तो मिल्क में शुगर कहां से आएगा? लैक्टोज। बस में आगे। मतलब सोचिए जस्ट जो बच्चा पैदा हो रखा है उसका भी लोगों ने बंदोबस्त कर रखा है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज वो आपस में कंबाइन करे और मिल्क शुगर बना ले। बस में आगे। तो सोचो कोई ना कोई है ना जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके लिए भी काम कर रहा है, जो आने वाला है उसके लिए भी काम कर रहा है। बस में जो इंसान है उसको अच्छा ब्रेन दे रखा है तो उसके लिए भी काम कर रखे हैं, जो जानवर है जिसको कम ब्रेन है उसके लिए भी काम कर रखा है। बस में आगे। लेकिन इंसान क्या है? इंसान से ज्यादा बदमाश इस पूरे संसार में और कोई है ही नहीं। बस में आगे। सोचिए क्यों बदमाश कह रहा हो कि सोचिए लैक्टोज, इससे हो कह रहा है बच्चे को दूध मिल रहा है। बस में आगे। लेकिन कुछ मदर हैं जैसे मान लो उनके मिल्क कम हो रही है और बच्चा है तो बच्चे को दूध चाहिए ना, तो बच्चे को दूध चाहिए तो क्या करेगी? चीनी पर। वाह बेटा, चीनी पिला देगी। सिर्फ दूध पिलाना, चीनी थोड़ी नहीं पिलाना है, ठीक है? तो इसका मतलब सोचिए उसे दूध चाहिए, तो इसीलिए इंसानों ने काम किया, ब्रेन को यूज किया, और ब्रेन को यूज करके उसमें मिल्क पाउडर बनाया। बस में आके भाई जिस औरतों को मिल्क नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, बच्चे को मिल्क चाहिए तो मिल्क पाउडर के रूप में दे दो। लेकिन सोचो बदमाश क्यों कह रहा हूं? बदमाश इसलिए कह रहा हूं कि इसी कुछ कंपनी वालों ने इतनी बदमाशी किया कि सफेद कलर का जो मिल्क पाउडर है उसमें उन्होंने मेलामाइन मिलाया। मेलामाइन है क्या? मेलामाइन आपका व्हाइट कलर का पाउडर है। अच्छा, व्हाइट कलर का पाउडर है जिसमें आपको दिखाया भी होगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग में, तो व्हाइट कलर के पाउडर को मिल्क के साथ मिलाया और मिल्क के साथ मिलाकर बच्चों को दिया। और हाईलाइट क्या किया कि 6 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा है, मतलब उसके अंदर अमीनो एसिड ज्यादा है, मतलब बॉडी का विकास अच्छा होगा, बॉडी बहुत अच्छी बनेगी, बच्चा मजबूत बनेगा। इतना हाईलाइट करके मार्केट में बेचा। उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि बच्चों को कैंसर हो रहा है, अब बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो सोचिए मतलब इंसान पैसा कमाने के लिए किस हद तक गिर चुका है कि इंसान अभी जस्ट पैदा हो रहा है उस बच्चे को भी नहीं छोड़ रहा है। बस में आगे। उस बच्चे को भी नहीं छोड़ रहा है और बच्चा पैदा हो रहा है कि संसार में अच्छा करेंगे और बेचारा कैंसर लेके आ रहा है। बस में आगे। तो खराब है नहीं खराब है, वो कार्सिनोजेनिक है, लेकिन बच्चे को कार्सिनोजेनिक चीजें खिला रहे हैं।
तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान ने जब इंसानों को ब्रेन दिया तो शायद एक लिमिटेशन भी देना चाहिए था, कुछ बदमाशी भी देनी चाहिए थी कि भाई तू सुधर जा वरना हम तुझे सुधार देंगे। चलिए शायद इसीलिए सब प्रलय वगैरह होता रहता है कि पाप वगैरह करो, एक समय तो भरेगा, भरेगा तो पूरा दुनिया साफ, फिर नया पैदा होगा, फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर तुम पहुंचो, फिर पाप करो, फिर साफ, फिर पैदा होगा। बस में आगे इसलिए कल युग आया, उसके पहले भी 3 युग आए, तो कुछ ना कुछ होता होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ग्लूकोज ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से माल्टोज बना और माल्टोज से स्टार्च बना। यहां से क्या है, बीटा डी ग्लूकोज से सेलुलोज बना, सेलुबायोज बना और सेलुबायोज से सेलुलोज बना। अब 2 नाम, अब ये 2 नाम मैं आपको ऐसे नहीं लिखूंगा, थोड़ा जो एनसीईआरटी जिस हिसाब से वैसे लिखूंगा। वो हवर्थ में लिखा हुआ है, और जो हवर्थ में लिखा हुआ था कहानी ऐसे पढ़े हो ना, तो 2 स्ट्रक्चर वैसे बना लो, 2 स्ट्रक्चर आपने ऐसे बना लिए, 2 स्ट्रक्चर वैसे बना लो। तो कौन कौन से हैं ध्यान से देखना। एक हमने लिया ये आपका बीटा डी गैलेक्टोज और अल्फा डी, ये बीटा डी ग्लूकोज, इसके कॉम्बिनेशन से जो बना वो कौन सा है, लैक्टोज। और दूसरा कौन सा है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, इसके कॉम्बिनेशन से बना वो कौन सा है, सुक्रोज। तो एनसीईआरटी की बुक में सुक्रोज का स्ट्रक्चर ऐसे ही लिखा है, इसलिए ऐसे दिखा रहा है। बस में अगर अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखाया कि अल्फा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, माल्टोज। और इसी को मैंने ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे जोड़ देना, तो जो ऐसे जोड़ दोगे तो कौन सा बन जाएगा, सेलुबायोज। तो इस वाले को आप पहले लिख चुके हो, उसको छोड़ दो, आप इस वाले को बना लो सुक्रोज को, और इस वाले को बना लो आपका लैक्टोज को। चलो बना लो, लिख लो। बनाओ। तो लैक्टोज याद रखना कौन सा है, इसको पानी में तोड़ोगे तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। हाँ यही वाला बनाना है, कि फिर दोबारा वैसे बनाऊंगा तो जगह फिर खराब करेगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लिख लो कि दोनों कॉम्बिनेशन मालूम रहे। और ये ध्यान रखना कि जो अल्फा की बात करेंगे तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे नीचे से दिखाएंगे, और जो बीटा की बात करेंगे कैसे दिखाएंगे, ऐसे ऊपर से दिखाएंगे। बस में आगे। और उस वाले केस में क्या होगा, वो ऐसे दिखा देगा तो बीटा है, और जो ऐसे दिखा देगा तो ये अल्फा है। तो एनोमेरिक कार्बन में ऑक्सीजन नीचे दिखाई दे तो अल्फा है, और एनोमेरिक कार्बन में ऑक्सीजन ऊपर दिखाई दे मतलब बीटा है। ठीक है, चलिए करिए। ध्यान से देखो, इसके चौथे कार्बन पे नंबर 1 है, ये आपका नंबर 2 है, ये 3 है और ये 4 है ना। तो 4th वाले का OH ऊपर है, 4th वाले का OH ऊपर है। लाल मिर्च नाम सुना होगा ना, राजस्थान में लाल मिर्च होता भी है। अब इसमें क्या मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, ईटे का चूर, लाल लाल, पता चला ईटा ही मिला दिया। ठीक है, तो सोचिए कुछ भी मिला लेते हैं, तो कुछ भी मिला लेते हैं, कर क्या रहे हैं, बस पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये नहीं सोच रहे हैं कि संसार को क्या दे रहे हैं। ठीक है, हर चीज में ही मिलावट है। ठीक है, आप जिस शहर में रह रहे हो क्या लगता है यहाँ मिलावट नहीं होता होगा। ठीक है, सोचिए खाना है, घर में परिवार में अगर आप खाना खाते हो, ठीक है, और मान लो सॉस खरीदने जाओ, तो एग्जाम्पल लेता हूँ सॉस का, सॉस खरीदने जाओ, बस में आगे 1 किलो सॉस कितने का मिलता है, कितना, हाँ 100-150 का मिलता है। हाइपोथेटिकल मान लेते हैं, थोड़ा बहुत अच्छी कंपनी नहीं लिया, नॉर्मल लिया, तो भी 100-150 का तो होगा ही होगा। लेकिन जो आप ठेले वगैरह में सॉस वगैरह खाते हो, ठीक है, वो कितना रुपए का होता है, 75 रुपए का 5 किलो, 75 रुपए का 5 किलो तो मार्केट में बिकता है, तो उस दुकान वाले को कितने का पड़ता होगा, बस में आगे, उसमें उसका प्रॉफिट भी है, बस में आगे, और प्रॉफिट भी है, और उसके बाद भी और मार्केटिंग वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो सोच सकते हो आपको खिलाते क्या होंगे। टमाटर खरीदने जाओ तो वही तुम्हारा 40 रुपए किलो मिल जाएगा, तो 40 रुपए किलो टमाटर है, 5 किलो सॉस है, और वो भी तुमको मिल रहा है 75 रुपए का। अब वो आप खा रहे हो तो अच्छा थोड़ा नहीं होगा, बस में आगे, लेकिन चलता है क्योंकि आपको खाना क्या है, मोमोज खाना है। चलिए, तो इसलिए आप पढ़ाई के समय कोशिश करिए कि वो सब चीजें खाइए जो आपकी बॉडी को हार्म ना पहुंचाए। कि गलती से आप बीमार हो गए तो सारा का सारा बर्बाद। ठीक है, एग्जामिनेशन समय सोचो, मान लो कल के डेट में एग्जाम है आईटी का, और आज तुम बेड पे पड़े हुए हो, तो पूरा साल खराब हो जाता है। बस में आगे, इसलिए कम खाइए लेकिन अच्छा खाइए।
और खाने पीने में पैसा खर्च करिए। बस जहां भी मेस में महंगा खाना मिले वही खाइए, जिस मेस में सस्ता खाना मिले उसे मत खाइए। बस में आगे पैसा खर्च करिए, कुछ जगहों पे पैसा खर्च करना चाहिए मेरे हिसाब से। खाने पीने में जितना खर्च कर सकते हो करो। बस में आगे पढ़ने में जितना खर्च कर सकते हो पढ़ो। बस में घूमने में जितना खर्च कर सकते हो करो। कमाने में जितना कमा सकते हो कमाओ। बस में आगे लेकिन खर्च करने वाली जगह पे खाना करना चाहिए। खाने पीने में पैसा बचाओगे तो होगे क्या, बीमार पड़ोगे। बस में आगे तो यहाँ पैसा मत बचाओ। पढ़ाई लिखाई में अगर तुम पैसा बचाओगे तो अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी और अच्छे नॉलेज नहीं मिलेंगे तो अच्छा पैसा नहीं कमा पाओगे। बस में आगे तो कुछ जगहों पे पैसा खर्च करना चाहिए जिससे कि तुमको आउटपुट अच्छा मिले। आगे बढ़े, चलिए समझिएगा। इसी को जरा मैं उस वाले रूप में दिखा दूं, चलो समझो। इस वाले को मैं जरा उस वाले रूप में दिखा दूं तो मैंने क्या बोला, बीटा डी गैलेक्टोज में चौथे वाले पोजीशन का OH ऊपर है और बाकी सबको सेम है। तो अगर तुम इस पर्टिकुलर में इसको लिखना चाहो तो करोगे क्या, ध्यान से देखना। ये आपका बीटा डी ग्लूकोज है। इसी बीटा डी ग्लूकोज के इस चौथे वाले OH को नीचे की जगह ऊपर कर देना, और जब नीचे की जगह ऊपर कर दोगे तो यही वाला OH अब यहां ऊपर हो जाएगा। और जब यहां OH ऊपर हो गया अब ये क्या बन गया, क्या बन गया, लैक्टोज। दूसरा इसमें आ जाओ, तो इस वाले केस में हमने क्या किया, इस वाले केस में हमने क्या किया कि अल्फा डी ग्लूकोज को बीटा डी फ्रक्टोज के साथ मिलाया है। और जो अल्फा डी ग्लूकोज को बीटा डी फ्रक्टोज के साथ मिलाया है तो ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है। ये आपका कौन सा है, ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है। और अगर ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है और ये आपका बीटा डी फ्रक्टोज है तो इन्हीं को तो मिलाना है। और जब इन्हीं को मिलाना है तो थोड़ा मिला के दिखा देते हैं। चलो सोचो, इसी को मिलाना है, सोचो एनालाइज करो। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज को बीटा डी फ्रक्टोज के साथ मिलाना है। तो कैसे मिलाना है, एनालाइज करो। ये तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा में क्या होगा OH नीचे, तो यहां तुम्हारा OH हो गया, ये तुम्हारा OH हो गया, ये तुम्हारा OH हो गया, ये तुम्हारा OH हो गया और ये तुम्हारा CH2OH हो गया। और दूसरा क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज है। तो बीटा डी फ्रक्टोज है तो इस बीटा डी फ्रक्टोज को तुमने ऐसे बना दिया, यहां कर दिया OH, यहां कर दिया CH2OH। और मैंने क्या बोला था, OH को ऐसे सोचिएगा। तो यहां हो गया OH, यहां हो गया OH, ये H और ये H और ये हो गया H और ये हो गया CH2OH। ये बन गया। अब करोगे क्या, यही से तो वाटर निकाल देना है। और ये जो वाटर निकल गया और ये जो बॉन्ड बन गया, अब इसका नाम क्या हो गया, सुक्रोज। बस में आगे तो इस रूप में दिखाएं तो कहानी ऐसी हो जाएगी, और इस रूप में दिखाएं हावर्थ के हिसाब से तो कहानी जो होगी वो आपकी कुछ ऐसी बन जाएगी। बस में आगे अब ध्यान से देखना और यहाँ कहानी के ट्विस्ट को समझना। जब हम ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो एक बना माल्टोज अल्फा वाला, और बीटा के कॉम्बिनेशन से बना रहे थे कौन सा है, सेलुबायोज। बस में आगे तो माल्टोज और सेलुबायोज डाइसैकेराइड है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज दिमाग में बैठा लेना कि माल्टोज और सेलुबायोज क्या है, डाइसैकेराइड है। इसका हम आगे पॉलीमर बनाएंगे। इसका पॉलीमर क्या बनाएंगे, स्टार्च, और सेलुबायोज का पॉलीमर सेलुलोज। लेकिन ये आपका जो सुक्रोज बन गया इसका आगे पॉलीमर नहीं बनाएंगे। तो एक बार मैथ द कॉलम पूछ लिया था कि कौन कौन से पॉलीमर्स हैं, उसमें एक नाम सुक्रोज भी था। तो क्या इसका आगे पॉलीमर बनेगा, नहीं। बस में लेकिन स्टार्च है, खुद है, सेलुलोज खुद है, पॉलीमर है ना, डाइसैकेराइड तो माल्टोज है। बस में पॉलीमर कौन सा है, स्टार्च, पॉलीमर कौन सा है, सेलुलोज। बस में आगे इसी तरह से जो अपने लैक्टोज बनाया तो ये डाइसैकेराइड है, ये पॉलीसैकेराइड नहीं है। बस में आगे तो डाइसैकेराइड ये है, डाइसैकेराइड ये है, डाइसैकेराइड सेलुबायोज है और डाइसैकेराइड सुक्रोज है। लेकिन इसका आगे पॉलीमर स्टार्च और इसका पॉलीमर आगे सेलुलोज, याद रहेगा। तो डाइसैकेराइड आपने देख लिया, आपने पॉलीसैकेराइड देख लिया। अब पॉलीसैकेराइड में जो दो नाम आया वो कौन सा आया, स्टार्च और सेलुलोज। चलिए बनाइएगा, नहीं समझिएगा। ये जो स्टार्च होते हैं इस स्टार्च के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। जो स्टार्च होते हैं इस स्टार्च के अंदर क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक जिसको बोलते हैं एमाइलोज और एक बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। क्या बोलते हैं, एमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च के अंदर दो कंपोनेंट हैं, एक जिसको बोलते हैं एमाइलोज और एक बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। तो जो एमाइलोज है ये होता क्या है, केवल लंबी चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। बस में आगे लेकिन जो एमाइलोपेक्टिन है इसमें होता क्या है, इस एमाइलोपेक्टिन में इस पर्टिकुलर 1 और 6 के बीच में आपस में क्या होता है, ब्रांचिंग होता है। तो ये आपसे कभी हो सकता है पूछ ले कि स्टार्च के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो क्या बोलना है, दो। एक कौन सा है, एमाइलोज, दूसरा एमाइलोपेक्टिन। ये जो एमाइलोज है ये पानी में सॉल्युबल होता है,
लेकिन जो एमाइलोपेक्टिन है ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। बस में आगे। और दूसरा जो आप कर रहे हो सेलुलोज, इसका कोई भी और कंपोनेंट मत बनाइएगा। बस में आगे, सिंपली ऐसे बढ़ता चला जाता है, लेकिन इसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक एमाइलोज है और एक एमाइलोपेक्टिन है। चल इसको केवल पॉइंट के रूप में लिखो। लिखो स्टार्च इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। स्टार्च इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। स्टार्च इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। पहला एमाइलोज विच इज सॉल्युबल इन वाटर, और दूसरा एमाइलोपेक्टिन विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। एमाइलोज which is soluble in water while amylopectin which is insoluble in water। अब ये तो हो गया बायोलॉजी वाला डेफिनेशन। नहीं, स्टार्च पॉलीमर है, कोई फिक्स नहीं है, वो एन डिफाइन नहीं है। ठीक है, चलिए सोचते हैं। एमाइलोज को मैंने क्या बोला कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, और एमाइलोपेक्टिन को क्या बोला, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। चलिए ये कहानी तो हो गई बायोलॉजी वाली। अब केमिस्ट्री वाली क्या है? केमिस्ट्री वाली ये है कि एमाइलोज के अंदर फर्दर ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन एमाइलोपेक्टिन के अंदर क्या है, फर्दर ब्रांचिंग है। कभी अच्छा क्वेश्चन पूछ ले कि भाई अगर ब्रांचिंग है तो किस पोजीशन से ब्रांचिंग है, तो क्या बोलना है, एक का 1 और एक का 6, 1 6 ब्रांचिंग है। बस में आगे चल पॉइंट के रूप में लिख लो। एमाइलोज इज विदाउट ब्रांच्ड। एमाइलोज इज विदाउट ब्रांच्ड, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। while amylopectin has branch। while amylopectin has branched। बस में आगे। and branching is observed at 1/6 position। branching is observed at 1/6 पोजीशन। चलिए अब सोचिए, फिर से भगवान वाली बात, अब सोचो, आपने खाया, वो क्या खाया, स्टार्च खा लिया। ठीक है, आपने फल वगैरह खाए, फल से अपनी स्टार्च खा लिया, आपके बॉडी में चली गई। लेकिन कल्पना करो बॉडी में गई और खत्म हो गई, बॉडी में गई सारा खत्म हो गई, और आपको अगले दिन खाना नहीं मिला, तो होगा क्या, आपका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। खाना है ही नहीं ना, आपने खाया, खाना खत्म, एनर्जी खत्म, आप गए। जैसे बैटरी है, आपने यूज किया, जब तक चल रहा है, बस में आगे बैटरी खत्म, बैटरी फेंक दो, होगा या नहीं होगा। तो इसका एनर्जी खत्म तो उसका यूज खत्म। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना कि एनर्जी स्टोर करे। बस में आगे आज खाया, परसों खाया, अगले दिन खाया, मान लो किसी दिन व्रत रहना है, नहीं भी खाया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं खाया, तो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर तो हो कि आगे हमको नहीं मिल रहा है तो कुछ समय के लिए हम जिंदा रह पाए। बस में आगे बहुत सारे जानवर हैं जो आराम से खाते रहते हैं, जब फल मौसम आता है तो, और उसका जब मौसम खराब होता है तो स्टोर करके रख लेते हैं। बस में आगे 1 महीना 2 महीने 6 महीने तक वैसे ही पड़े रहते हैं, फिर मौसम सही होता है फिर खाने लगते हैं। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए हमारी बॉडी में स्टोर हो। बस में आगे तो स्टोर होगा किस रूप में होगा, तो स्टार्च तो है, खा रहे हो, ग्लाइकोजन, फैट दूसरी चीज होती है, वो क्या है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। और कहाँ स्टोर होता है, बेटा बॉडी में ही होगा। तू जिंदा रहेगा तो इस बॉडी में थोड़ी नहीं जाएगी, तेरी बॉडी में जाएगी। सोच के बोला कर यार, बार बार ऐसी चीजें बोलता है जो उससे क्वेश्चन ही क्रिएट हो जाए। ठीक है, चलिए बॉडी में तो स्टोर होगा, लेकिन बॉडी का कहाँ स्टोर होगा, तो बॉडी में, हाँ ये सेल में करा रहा है, तो सेल तो पूरी बॉडी में है, हर जगह स्टोर होगा। बॉडी के कुछ पार्ट में होता है, जैसे होता क्या है, मसल्स में होता है, बॉडी में कहाँ होता है, पेट में होता है, कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। बस में आगे, इसलिए लोग ज्यादा खाते हैं तो होता क्या है, उसका तोन निकल जाता है। बस में आगे, ज्यादा खाते हैं तो होता क्या है, उनके ब्रेन में जब स्टोर होना चालू हो जाता है थोड़ा लेजी हो जाते हैं। इसलिए जितने मोटे लोगों को देखोगे वो क्या होते हैं, थोड़े लेजी भी होते हैं। बस में आगे, तो इसका तो ब्रेन में स्टोर होता है, ठीक है, आपके ये एक तरह पेट में स्टोर होता है, मसल्स में स्टोर होते हैं, इन जगहों पे स्टोर होता है। और जब आप नहीं खाओगे तो मसल ही तो धीरे धीरे कमजोर होगा। बस में आगे, तो इंपॉर्टेंट ये स्टोर तो होता है, लेकिन किस रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन किस तरह का होता है, ये किससे सिमिलर होता है, एमाइलोपेक्टिन, ना कि एमाइलोज। तो ये भी तुमसे पूछ सकता है कि ग्लाइकोजन जो है वो इसके जैसा होता है, इसके जैसा होता है, तो किसके जैसे,
कौन सा इसके एमाइलोपेक्टिन। देखिए कि ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन बॉडी, ये ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, इसलिए कहते हैं पूजा पाठ किया करो। ठीक है, कितने लोग करते हो? करना चाहिए। ठीक है, बड़े आदमी बन जाओ तब भी आप पूजा पाठ छोड़िएगा नहीं, इनडायरेक्टली एनर्जी तो है। ठीक है, कुछ भी नहीं मानते हो तो ये तो मानते हो ना कि आपको जो एनर्जी देते हैं वो सन देते हैं, ये तो मानते हो। और सन अगर देते हैं तो है क्या, एनर्जी है क्या, केमिस्ट्री ये फिजिक्स के टर्म्स में Hc/λ। तो हमको ये तो मिल ही रहा है ना, और जब ये मिल रहा है तो ये मिल रहा है। बस में आगे सोचो, अगर तुमको धूप से हटा दिया जाए और चारों तरफ केवल अंधेरा 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 कर दिया जाए, रह पाओगे? बस में आगे तो कुछ तो एनर्जी मिल ही रही है, तो इसी एनर्जी के रूप में याद करो। बस में आगे चलिए सोचते हैं। तो ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ क्या है, ग्लाइकोज, एंड दे आर सिमिलर टू amylopectin. They are similar to amylopectin. चलिए अब सोचते हैं, अब यहां से भी क्वेश्चन आता है। अब हेडिंग डालिए रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब सोचो शुगर के अंदर है क्या, एल्डिहाइड या कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो एल्डिहाइड है तो उसका ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। मतलब अगर टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन कराएं और ऑक्सीडेशन हो जाए, बस में फेलिंग सोल्यूशन के रिएक्शन कराएं ऑक्सीडेशन हो जाए, तो ऐसे शुगर को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन जो रिएक्शन ना करे उस शुगर को क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बस में आगे चलो पॉइंट ग्रुप में लिखो, दो शुगर विच कैन रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, those sugars which can react with tolerance reagent or Fehling solution are called as reducing sugar, while those sugar which are not react with, while those sugar which do not react with, while those sugar which do not react with tolerance reagent or Fehling solution are called as non-reducing sugar, non-reducing sugar। चलिए तो हो गया डेफिनेशन। लेकिन स्ट्रक्चर को देखकर कैसे पहचानोगे कौन रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग है, समझिएगा। जब हम बात कर रहे हैं कहानी के अंदर अगर एल्डिहाइड वाला शुगर हो मतलब एल्डो शुगर हो, या कहानी के अंदर कीटोन वाला शुगर हो कीटो शुगर हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। बस में आगे मतलब जितने भी मोनोसैकेराइड है ओपन चेन वाला वो सभी के सभी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। बस में आगे अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि सर एक कीटोन है, अब ये कैसे रिड्यूसिंग शुगर हो गया। बस में आगे तो इसके पीछे की कहानी क्या होती है कि अगर आपने कीटोन लिया, जैसे आपने फ्रक्टोज लिया, तो फ्रक्टोज लिया तो कहानी कुछ ऐसी ही तो है, ऐसी ही है। इसके नीचे वाला आर को मैंने फिक्स कर दिया है। अब होगा क्या कि ये यहां से टॉटमराइज कर जाता है, और जब ये यहां से टॉटमराइज कर जाता है तो ये क्या बना लेता है, HC, यहाँ हो गया OH, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया C और ये हो गया OH, ऐसे बना लेगा। और ऐसे बना लेगा, अब एक पॉसिबिलिटी है कि यहां से टॉटमराइज करके फिर वो बना ले, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहां से टॉटमराइज करके ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना दे। ये हो गया H, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो गया CH, ये हो गया OH और ये हो गया R। ऐसे बन गया नहीं बन गया। तो इसका भी ये टॉटमराइज करके ये इस तरह के एल्डिहाइड बना लेता है, और जो एल्डिहाइड बना लेता है तो रिएक्शन कर लेता है। बस में आगे तो इसलिए कह रहे हैं कि जितने भी एल्डो शुगर हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग है, जितने भी आपके फ्रक्टोज शुगर हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग है, मतलब जितने मोनोसैकेराइड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रिड्यूसिंग है। अब डाइसैकेराइड में आ जाओ, तो डाइसैकेराइड में आपको दिमाग में रखना है कि ऐसे जितने शुगर्स जिसके अंदर हेमी एसिटल है, ऐसे जितने शुगर्स उसके अंदर क्या है, हेमी एसिटल है, ये सब के सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। क्यों, क्योंकि यहां से अल्कोहल निकल जाएगा और अल्कोहल निकल के एल्डिहाइड बना लेगा, और जब अल्कोहल निकल के एल्डिहाइड बना देगा तो इस पर ये भी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन जितने शुगर्स जिसके अंदर केवल और केवल एसिटल लिंकेज है या कीटल लिंकेज है,
अब यहां से अल्कोहल नहीं निकलेगा, और जब अल्कोहल नहीं निकलेगा तो ये जितने हैं ये कैसे हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बस में आ गई। तो स्ट्रक्चर को देखकर कैसे पहचानोगे, तो स्ट्रक्चर को देखकर पहचाना है कि ऐसा कोई एल्डोस शुगर या ऐसा कोई कीटोस शुगर या ऐसा कोई साइक्लिक शुगर जिसमें हेमी एसिटल है, ये सब के सब कौन से हैं, रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन ऐसा शुगर जिसमें केवल और केवल यही आपका एसिटल हो या कीटल हो, तो इस तरह के शुगर को क्या बोलना है, नॉन रिड्यूसिंग। अगर ये है और साथ में ये भी है तो यहां पे अगर रिएक्शन हो जाएगा, और जब यहां पे अगर रिएक्शन हो जाएगा तो कौन सा है, रिड्यूसिंग है। लेकिन केवल और केवल ये है ही नहीं, तो रिएक्शन नहीं होगा, और रिएक्शन नहीं होगा तो कौन सा है, नॉन रिड्यूसिंग। तो पहचानने के लिए क्या है कि अगर आपके एल्डोस शुगर है, कीटोस शुगर है, हेमी एसिटल है, रिड्यूसिंग है, केवल और केवल एसिटल है या कीटल है तो कौन सा है, नॉन रिड्यूसिंग है। याद रहेगा। चलिए इसको बनाओ, फिर एग्जांपल से समझाते हैं। लिखो लिखो, इसको लिख लेना, उसके आगे लिख लेना रिड्यूसिंग शुगर, और इसको लिख लेना नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हाँ दोनों ओ आर है, तभी तो एसिटल बना, ओ आर एसिटल। तो नॉन रिड्यूसिंग में ओ आर वाली कहानी, और आपका रिड्यूसिंग में ओ आर वाली कहानी, मतलब हेमी एसिटल और यहां एसिटल। चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। जब ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि किसका है, फ्रक्टोज का, यही है ना, नीचे वाले मैंने छोड़ दिया है, इसका आपने क्या बना लिया है, इन डाइऑल। ये क्या बना लिया है, इन डाइऑल, और इसका टोटमराइज करके यहां बना दिया। अब इसकी कहानी में ट्विस्ट क्या है, एक बार OH इधर हो सकता है और एक बार OH इधर हो सकता है। तो जब OH इधर होगा तो ग्लूकोज है, और OH इधर होगा मैनोज है। बस में आगे। तो यहाँ की कहानी में ग्लूकोज भी बनेगा और यहाँ की कहानी में मैनोज भी बनेगा। बस में आगे। तो ये एक बार IT एडवांस का अच्छा क्वेश्चन है कि बेसिक मीडियम में फ्रक्टोज को डालोगे तो किस किस रूप में एग्जिस्ट करेगा। तो जब बेसिक मीडियम में फ्रक्टोज को डालोगे तो फ्रक्टोज के रूप में एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में ग्लूकोज और मैनोज में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिक मीडियम में ग्लूकोज के रूप में भी है, बेसिक मीडियम में फ्रक्टोज के रूप में भी है, ग्लूकोज के रूप में भी है, और साथ में मैनोज के रूप में भी है। बस में आगे। तो कहानी क्या है, ये टोटमराइज करके इन डाइऑल बनाया, इधर से इधर गया तो बैक इधर, और इधर से इधर आया तो ये बनाना। बस में आगे। तो एक बार इसको लिख लो, फिर उसके बाद इसको पॉइंट के रूप में लिखवा देते हैं। लिख लिया, चलिए पॉइंट के रूप में लिख लो। इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम क्यों कह रहे हैं कि टॉलरेंस रिएजेंट है क्या, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। द मीडियम कैसा है, बेसिक है। इन बेसिक मीडियम फ्रक्टोज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, combination of fructose, glucose and mannose. In basic medium, fructose exists in the form of combination of fructose, glucose and mannose. चलिए अब एग्जांपल पे आते हैं। हमने जो मोनोसेक्राइड की बात किया उसमें बोला एक ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के अंदर क्या था, यहां CHO था। ये आपका रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग है। जितने एल्डोज है सबको बोला है आपने, ये कैसा है, रिड्यूसिंग है। ग्लूकोज है तो इधर OH है, इधर H है। मैनोज तो इधर OH है, इधर H है, तो ये भी रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग। जब गैलेक्टोज है तो चौथे के OH में अंतर है, लेकिन है तो एल्डोज ही ना, वो भी कैसा है, रिड्यूसिंग। ठीक है। फ्रक्टोज में आ जाओ, तो फ्रक्टोज में आ जाओ तो कहानी ऐसी है, तो जो ऐसी है इसको क्या बोला है आपने, रिड्यूसिंग शुगर। तो जितने भी मोनोसेक्राइड है वो सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। अब डाइसेक्राइड पे आ जाओ, और डाइसेक्राइड पे आ जाओ, और इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। डाइसेक्राइड, ये डाइसेक्राइड है, और जब ये डाइसेक्राइड है अब इसको सोच के बताओ कि रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है।
यहां को पकड़ो, क्या ये OH H OR और ये R आ गया, नहीं आ गया? आ गया। और जो OH और OR आ गया तो हेमी एसिटल आ गया, और हेमी एसिटल आ गया मतलब रिड्यूसिंग है। बस में आगे। तो माल्टोज किसका एग्जांपल है? रिड्यूसिंग का। सेलुलोज होता यही OH नीचे हो जाता, और जो OH नीचे हो जाता तो वो भी क्या है? रिड्यूसिंग है। आप इस पर्टिकुलर लैक्टोज को देखो, सोचो यहां पे क्या है? OH और ये OR, ये भी क्या है? रिड्यूसिंग है। लेकिन ध्यान से जरा इस सुक्रोज को देखो, ध्यान से जरा इस सुक्रोज को देखो, यहां देखो ध्यान से। ये जो सुक्रोज आपने बनाया तो सुक्रोज में इन्हीं पर रिएक्शन कर रहे हो, और इन्हीं पर रिएक्शन कर रहे हो। इधर क्या है? OR, इधर भी क्या है? OR। इधर देखो, इधर क्या है? OR, इधर भी क्या है? OR। तो क्या दोनों तरफ OR OR आया है, नहीं आया? आया। दोनों तरफ OR OR आया, कौन सा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो डाइसेकेराइड में आपके लेवल पे एक ही शुगर है जिसमें आपको डाइसेकेराइड को नॉन रिड्यूसिंग सोचना है, वो कौन सा है? सुक्रोज। बस आपके लेवल पे सुक्रोज ही है जिसको क्या बोलना है? नॉन रिड्यूसिंग। अदरवाइज लैक्टोज हो गया, दूसरा सेलुलोज हो गया, तीसरा माल्टोज हो गया, ये कैसे हैं? रिड्यूसिंग शुगर। देखिए इन टर्म्स ऑफ डाइसेकेराइड्स, in terms of disaccharides, lactose, maltose and cellulose are reducing sugar. Lactose, cellulose and maltose are reducing sugar, while sucrose is non-reducing sugar. अब आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड में क्या आ गया? स्टार्च। पॉलीसेकेराइड में क्या हो गया? सेलुलोज। अब इसके बारे में सोचो, स्टार्च रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है? नॉन रिड्यूसिंग। सेलुलोज। चलिए अब सोचिए, अब बच्चा मैथमेटिक्स लगाएगा। कैसे लगाएगा? कि सर कहीं तो अंत होगा, और जहां अंत होगा वहां OH OR आ गया। लेकिन दिक्कत क्या है? ये पॉलीमर है, और जो पॉलीमर है तो उसका अंत ही क्लियर नहीं है। बस में आगे। और जो अंत ही क्लियर नहीं है तो हर बार क्या होने वाला है? एसिटल 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 लिंकेज देखने वाले हो, और जो एसिटल ही देखने वाले हो ये कौन से हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चलिए पॉइंट के रूप में लिखिए, इन टर्म्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, starch and cellulose are नॉन रिड्यूसिंग शुगर। याद रहेगा, स्टार्च और सेलुलोज ये कैसे हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चलिए अब सोचते हैं, फिर से आते हैं इंसानों पे और भगवान पर। चलिए सोचते हैं, इंसानों के पास एक अच्छी चीज है, वो क्या है? दिमाग। इसे अच्छा ही मानना, इसे खराब मत मानना। बस में आगे। इंसानों के पास एक अच्छी चीज है, वो क्या है? दिमाग। और करता क्या है? इसी दिमाग को यूज करके अपनी लाइफ को आसान बनाता है। बस में आगे। भले ही मक्कारी करता है, बदमाशी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन करता क्या है? इस दिमाग को यूज करके अपनी लाइफ को क्या बनाता है? आसान बनाता है। बस में आगे। अपनी लाइफ को जीता है। बस में आगे। जो चीज नहीं है उसको बनाने की कोशिश करता है, और कोशिश करके उसको बनाता है और लाइफ को एंजॉय करता है। बस में आगे। लेकिन दिक्कत क्या है? कि नेचर में जो चीज आया है उसकी फिक्स लाइफ साइकिल है। बस में आगे। तुम आए हो, हम आए हैं, कोई भी आया है, कोई पेड़ है, पौधा है, कीड़ा है, मकोड़ा है, कुछ भी है जिस संसार में आया है उसका क्या है? एक फिक्स लाइफ साइकिल है कि इतने दिन जिएगा। दिन क्लियर नहीं है कितना होगा, लेकिन ये क्लियर है कि वो जाएगा। बस में आगे। कितने दिन में जाएगा ये क्लियर नहीं है, पता चला कभी भूकंप आ गया, सब यही निकल लिए। बस में आगे। तो अलग बात है, ये दिन क्लियर नहीं है। हो सकता है कोई 100 साल जिए, हो सकता है कोई 120 साल जिए, हो सकता है कि जस्ट अगले साल ही मर जाए। दिन क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि वो जाएगा। बस में आगे। तो इसका इंसानों का दिन क्लियर नहीं है कि कब जाएंगे, इस तरह जानवरों का दिन क्लियर नहीं कब जाएंगे, पेड़ पौधों का दिन क्लियर नहीं कब जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। ये तो क्लियर है कि जाएंगे जरूर। बस में आगे। अब सोचिए कि इंसानों के पास दिमाग है, और वो दिमाग से कुछ न कुछ चाहता है, तो क्या देख रहा है? कि यार उसे मीठा पसंद है। वो क्या देख रहा है? उसे मीठा पसंद है। लेकिन मीठा आएगा कहां से? मीठा आएगा शुगर केन से। बस मीठा कहां से आएगा? शुगर केन से। और शुगर केन से आएगा
तो एक शुगरकेन की फिक्स लाइफ साइकिल है कि इस समय पैदा होगा, इस समय कटेगा, इस समय तो खराब हो जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं वो बेकार। बस में आगे तो इसी शुगरकेन को कुछ ऐसा करना है कि भाई इस शुगरकेन के अंदर के मिठास को मैं प्रिजर्व कर दूं कि फ्यूचर में खाऊंगा। जब शुगरकेन की लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसके बाद भी इसके मिठास को मैं किसी रूप में खा लूं। बस में आगे इस तरह मान लो आम है उसकी फिक्स लाइफ साइकिल है, लेकिन हम चाहते हैं कि आम मुझे हमेशा मिलता रहे, 12 महीने मिलता रहे, तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे। बस में आगे तो दिमाग लगाएंगे तो करते क्या हैं, उसी को अलग अलग चीजों के रूप में बना लेते हैं और बना के साल भर खाते रहते हैं। बस में आगे शहद है, तो शहद के साथ अच्छी बात क्या है कि मिठास तो है, लेकिन बुरी बात क्या है कि शहद किसी का पार्ट है, तो तुम जाओगे शहद निकालने तो मधुमक्खी तुम्हें छोड़ेगी नहीं, वो भी काटेगी। तो तुम चाहते हो कि शहद भी मिले लेकिन मधुमक्खी काटे भी नहीं। बस में आगे तो कुछ ना कुछ तो करना है ना, तो कुछ ना कुछ करना है तो लोगों ने दिमाग लगाना चालू किया कि क्या करें क्या करें क्या करें कि हमें हमेशा मिठाई मिलती रहे। बस में आगे तो केमिस्ट्री वालों ने दिमाग लगाया, और क्या दिमाग लगाया कि ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को मिला दिया, और ग्लूकोज फ्रक्टोज को मिलाकर उन्होंने सुक्रोज बना दिया। तो सुक्रोज है क्या, ये चीनी है। बस में आगे जो शुगर हम लोग खाते हैं टेबल शुगर, वो टेबल शुगर है क्या, चीनी है। लेकिन सोचो चीनी को किसने बनाया, इंसान ने बनाया भगवान ने बनाया। अब इंसान ने बनाया, अभी तो बोला भगवान ने क्या दिया, इतना भूमिका बांधा कि भगवान ने गन्ना दिया, भगवान ने शहद दिया, बस में भगवान ने शुगर केन दिया, ठीक है, शुगर बीट दिया, ये सब दिया कि इनमें से मिठास लो। भगवान ने तुम्हें आम दिया, भगवान ने केला दिया, इसके अंदर मिठास है, इसको खाओ ना यार। बस में आगे तो नेचुरल फ्रूट के अंदर जो मिठास है तुम उसको खाओ। बस में आगे लेकिन दिक्कत क्या है कि नेचुरल फ्रूट के अंदर जो मिठास है उसकी लाइफ लिमिटेड है, और तुम तो बदमाशी कर रहे हो कि हर समय खाओ। बस में आगे तो हर समय खाओ, इसलिए बदमाशी में तुम नई चीज बना रहे हो। बस में आगे और जब बदमाशी में नई चीज बना रहे हो तो तुमने ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को मिलाकर सुक्रोज बनाया, लेकिन सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग। गलती से आपने केमिस्ट्री तो देखी नहीं, आपने बस देख लिया कि ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है और मिलकर सुक्रोज बन गया, लाइफ मीठी हो गई। बस में आगे लेकिन गलती से भूल गए कि ग्लूकोज रिड्यूसिंग था, फ्रक्टोज रिड्यूसिंग था, लेकिन आपके बदमाशी में आपने नॉन रिड्यूसिंग बना दिया। जब बदमाशी में नॉन रिड्यूसिंग बना दिया, इसको खा लिया और खाने के बाद ब्लड में गया, और ब्लड में गया और आपने पानी नहीं पिया और ये टूटा, तो किसमें गया, ग्लूकोज में। और जब ग्लूकोज में गया तो हुआ गया आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, और जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो हुआ गया बीमारी। कौन सी हो गई, डायबिटीज। तो पहले जब तक चीनी वगैरह नहीं था तो कभी सुना भी नहीं होगा डायबिटीज। दादा परदादा उनके नीचे इतना 1-1 किलो जिलेबी खा जाते थे, फिर भी उन्हें शुगर नहीं होता था। ठीक है, गुड़ निकालने जा रहे हैं, पूरा पूरा गुड़ ही खा रहे हैं, कंपटीशन यही चलता था कि कितना खाओगे, बस कंपटीशन यही चलता था। पहले एक समय था कि मोबाइल थोड़ा नहीं था कि मोबाइल देखना है, तो गांव गांव में जाकर करते क्या थे, खूब खाओ और खूब लड़ाई करो। अखाड़े हुआ करते थे, उसमें जाकर सब लड़ रहे हैं। बस में आगे तो खाओ, एनर्जी लो और एनर्जी लेकर लड़ाई करो। इतने सारे राजा महाराजा करते क्या थे, राजा महाराज यही तो करते थे कि सारे सैनिकों को खिलाया पिलाया, हम मजबूत हैं, हम कैसे दिखाएं, तो हम दिखाएं चलो तुझे मारते हैं तो लड़ाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब उनका काम ही यही था कि हम लाइफ जी रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल चलता रहेगा तो कैसे चलेगा, तो कुछ ना कुछ करें। तो हमारे अंदर है कि स्ट्रेंथ है, हम दूसरे से मजबूत हैं, अपने आप को दिखाना है तो लड़ाई करेंगे। तो काम ही यही था, खाना है, पीना है और लड़ाई करना है। बस में आगे तो लड़ाई करना है तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से आएगा, खूब सारा खाओ। और आपको मालूम है कार्बोहाइड्रेट पढ़ ही रहे हो, ग्लूकोज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है तो खूब खाओ। तो मिठाई खाओ, उसमें बीमारी था नहीं कि टेंशन ही नहीं है, आराम से खाते रहो, मिठाई से मजबूत बन जाओ और लड़ाई करो। लेकिन जब हमने बदमाशी किया और बदमाशी करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाया और सुक्रोज बनाया, तब ये सुक्रोज ने परेशानी चालू कर दी, और सुक्रोज ने परेशानी चालू कर दी। और जब हम खा रहे हैं और ब्लड में जा रहा है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है, और जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है तो हमें बीमारी हुई। बीमारी कौन सी है, डायबिटीज। गांव का भाषा में सिंपली बोल देते हैं कि तुझे शुगर की बीमारी है। बस में आगे लेकिन है क्या, डायबिटीज। तो डायबिटीज में होता क्या है, आपकी बॉडी कमजोर हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपको कोई बीमारी होती है, आपकी बॉडी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब कमजोर होने से हुआ गया कि दूसरी जो बीमारी आ रही है वो बीमारी अपने आप को मजबूत बना लेती है और आपका बॉडी को खराब कर देती है। बस में डायबिटीज में होगा गया कि मान लो किसी 4th फ्लोर पे इसी जाकर पढ़ाना हो और टीचर ग्राउंड फ्लोर पे हो, तो सोचेगा कि काश लिफ्ट होता तो चले जाते हैं। बस में लिफ्ट है नहीं तो सीढ़ी पे टुकड़ुक 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 चलेगा, हो सकता चढ़ भी ना पाए। बस में आगे तो इसका तो सोचता रहता है कि केदारनाथ जाना है, 14 किलोमीटर 18 किलोमीटर पैदल जाना है, जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। वो यही से दिमाग में पिक्चर बैठा लेता है कि घोड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस में आगे तो कहने का मतलब है कि पहले लोग कहाँ से कहाँ चले जाते थे, सोचते भी नहीं थे। लेकिन आजकल क्या है कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाना, उतना दूर बोल दिया मैंने, 2 किलोमीटर जाना, उसमें भी आपको गाड़ी चाहिए होती है।
बस में यहाँ से मान लो दूसरे सर के पास जाना हो तो भी तुझे बाइक चाहिए होता है, बस में आगे रैपिडो चाहिए होता है। मतलब इंसान यहाँ से वहां भी नहीं जाना चाहता है, 1 किलोमीटर भी नहीं जाना चाहता है, लेकिन पहले सोचो कहाँ से कहाँ चले जाते थे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि उसकी बॉडी जब कमजोर हो गई है, और जब कमजोर हो गई है तो इनडायरेक्टली क्या चाहेगा कि शुगर ना खाएं क्योंकि बीमारी हो रही है। लेकिन दिक्कत क्या है, मीठा तो पसंद है। अच्छा मीठा पसंद है तो छोड़े कैसे। बस में आके शादी ब्याह में गए, बस अब कही नहीं बेटा खा लो खा लो खा लो, तुम कहोगे नहीं सर आप नहीं खाएंगे शुगर हो जाएगा ये हो जाएगा। अरे एक तो है, एक तो खा ले एक से क्या होता है, तो एक से क्या होता है खा ले। और एक तुमने रसगुल्ला खाया अब मन में गया, ठीक है, डोपामिन सिक्रिएट हुआ और खाएं तो पता चला एक और एक और एक और 4-5 खा लिया, और 4-5 खा लिया और फिर घर पे आए, फिर आपको लेजीनेस होने लगी, तो फिर क्या हुआ, यार नहीं खाना चाहिए था। पास में आ गई तो मन में डिलेमा आ रहा है कि खाएं ना खाएं, खाएं ना खाएं, खाएं ना खाएं। परेशानी आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है। तो इसका भी समाधान कौन निकालेगा, इसका भी समाधान इंसान ही निकालेगा, क्योंकि परेशानी इंसान नहीं क्रिएट किया है तो समाधान भी इंसान ही निकालेगा। उसने क्या निकाला कि जो शुगर है वही ब्लड में टूट के ग्लूकोज में जा रहा है, तो कुछ ऐसा हो जो मीठा हो लेकिन ग्लूकोज का डेरिवेटिव ना हो, उसको खा लो। बस प्रॉब्लम कौन कर रहा है कि ब्लड में जा रहा है, ग्लूकोज बढ़ा रहा है, तो ऐसा कोई चीज हो जिसमें ग्लूकोज ही ना हो। जो ग्लूकोज ना हो तो ब्लड में जाएगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा कैसे, बढ़ेगा ही नहीं। और जो ग्लूकोज बढ़ेगा नहीं तो परेशानी खत्म। बस में आगे तो उसने क्या बनाया, आर्टिफिशियल सुगर्स बनाए। बस में आगे जो खाने में मीठा हो लेकिन शुगर ना हो। बस में आगे वो क्या बनाया, खाने में मीठा हो लेकिन शुगर ना हो। तो शुरू में जो बनाया गया वो कहानी ऐसी बनाई गई, ऐसी बनाई गई। यहां तुम्हारा क्या है SO2, यहां क्या है CO और ये क्या है NH, ये बनाया गया। तो क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन है, नहीं है। क्या शुगर है, नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये खाने में मीठा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये आपके बॉडी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं डाल रहा है। लेकिन दिक्कत क्या होती कि पता चला खाने में मीठा है और आपका हैप्पी बर्थडे कर दे, मतलब निकाल दे संसार से, तो अच्छा है बुरा है, बुरा है। लेकिन ये क्या है कि खाने में अच्छा भी है, मीठा भी है, लेकिन आपके बॉडी के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो इसको खा सकते हो। बस में आगे और अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन नहीं है। और जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, शुगर नहीं है, तो ब्लड में जाएगा तो शुगर का लेवल बढ़ाएगा भी नहीं, और शुगर का लेवल बढ़ाएगा नहीं तो डायबिटीज वाली प्रॉब्लम खत्म। और दूसरी अच्छी बात क्या है, इसका जो मिठास है वो नॉर्मल ग्लूकोज के मिठास से 100 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा है। मतलब 100 ग्राम चीनी खाओ और 1 ग्राम ये खाओ बराबर है। बस में आगे 100 ग्राम चीनी खाओ और 1 ग्राम ये खाओ बराबर है। बस में आगे लेकिन दिक्कत क्या है, खाना क्या चाहिए, 100 ग्राम चीनी या 1 ग्राम ये। देखो 100 ग्राम चीनी खाना चाहिए। बस में आगे क्यों खाना चाहिए कि भाई ये चीनी 40 रुपए किलो है और ये तुम्हारा 1000 रुपए किलो है। बस में आगे तो 1000 रुपया, अभी 1000 में कितना किलो चीनी हो जाएगा, चीनी खा लेते हैं बस में आगे तो इंसान करता क्या है, पैसा बचाता है, और पैसा बचाने के चक्कर में डर का फैक्टर, बीमारी का फैक्टर बढ़ाता रहता है। बस में आगे तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, जो व्हाइट कलर का पाउडर टिकिया में बहुत सारे ऐड वगैरह चलते रहते हैं, वो है क्या, क्या स्टीवियर नहीं, कुछ और सोचो, कुछ और सोचो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको इसी में सोडियम को सॉल्ट बना देगा। और सेक्रीन नाम सुना होगा, बस में सोडियम सेक्राइड। तो कहने का मतलब ये सक्रीन ले लेते हैं और इसी सेक्रीन को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सोचो अभी तो ये 100 गुना ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा है। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक बनाने होते हैं और कोल्ड ड्रिंक में भी मिठास लाना होता है। और सोचो कोल्ड ड्रिंक में मिठास लाना है, उसमें चीनी डाल दें, पता चला कितना चीनी डलता रहेगा। बस में आगे कुछ ऐसे भी शुगर्स हैं जो कि लो टेम्परेचर पे खराब हो जाएंगे, कुछ ऐसे भी शुगर हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी जाकर खराब नहीं होना है, टूटना नहीं है। तो क्या रिसर्च की चीजें आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है। तो अलग अलग लोगों ने शुगर्स बनाए, और जो अलग अलग शुगर्स बनाए तो क्या क्या शुगर बनाया, एक बनाया एस्पार्टेम, इसकी मिठास कितनी है 100 गुना। बस में आगे दूसरा उसने क्या बनाया, सेक्रीन, अभी जो मैं दिखा रहा था इसका मिठास कितना है, मैंने 100 ही बोल दिया था, 550 गुना। बस में आगे तीसरा क्या बनाया, सुक्रोलोज, इसका मिठास कितना है 600 गुना। और सबसे भयानक एलिटेम, इसका मिठास कितना है 2000 गुना। मतलब क्या है कि 2 किलो चीनी और 1 ग्राम ये दोनों क्या है बराबर है। बस में आगे 2 किलो चीनी, बस में आगे और 1 ग्राम ये क्या है बराबर। अब ध्यान से देखो, क्या इसमें कहीं भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन वाली कहानी है, नहीं। इसमें थोड़ा बहुत दिख भी रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि उस पर्टिकुलर क्लोरो डेरिवेटिव बना दिया, और जो क्लोरो डेरिवेटिव बना दिया अब शुगर कहाँ रह गया, अब तो कुछ और बन गया।
बस में आगे। तो कहने का मतलब ये है कि इंसानों ने अपने काम के लिए, फायदे के लिए जो बीमारी आ रही थी उसका निदान भी निकाल दिया, और निदान निकाल दिया उसमें उन्होंने अलग अलग चीजें बना दी है। बस में आगे, जिनका शुगर का लेवल हाई है। बस में आगे, और इनमें कुछ चीजें और जो एनसीईआरटी लिखती है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में, वो क्या लिखती है, ध्यान से देखना। Aspartame is the most successful and widely used artificial sweeteners. It is roughly 100 times as sweet as cane sugar. मतलब चीनी खाते हैं, वो चीनी से लगभग क्या है, 100 गुना ज्यादा मीठा है। It is methyl ester of dipeptide formed from aspartic acid and phenylalanine. ये बता रहा है कैसे बना हुआ है। Use of aspartame is limited to cold foods and soft drinks because it is unstable at cooking temperature. मतलब गर्म वगैरह करते हैं तो टूट जाता है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह में इसको कहीं ना कहीं यूज करते हैं। दूसरा क्या है, एलिटीएम इज हाई पोटेंसी स्वीटनेस ऑल्दो इट इज मोर स्टेबल देन एस्पार्टेम, द कंट्रोल ऑफ द स्वीटनेस ऑफ द फूड इज डिफिकल्ट व्हाइल यूजिंग इट। मतलब 550 गुना था ना, ये अल्टीमेट तो और ज्यादा था सर, 2000 वाला था ये, ठीक है, ये 2000 वाला है। जो 2000 वाला है तो बहुत ज्यादा मीठा है, तो इतना ज्यादा मिठास इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो कंट्रोल नहीं कर पाते तो वही दिखा रहा है कि इसके मिठास पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, ठीक है। तीसरा क्या ले रखा है, सुक्रोलोज इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, इट्स अपीयरेंस एंड टेस्ट आर लाइक शुगर जैसा ही है, ठीक है, अपीयरेंस भी वैसा ही दिखता है, टेस्ट भी वैसा ही दिखता है। इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, ये गर्म करने में भी वो स्टेबल ही बना रहता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस कैलोरीज नहीं देता है, मतलब क्या है, एनर्जी नहीं देता है। बस में आगे, मतलब खाने पीने मीठा है, यूज करो, लेकिन कैलोरी वगैरह का टेंशन नहीं है। जैसे आजकल की जनरेशन क्या है, हेल्थ कॉन्शियस भी है कि खूब सारा खाना भी है लेकिन बॉडी के अंदर कुछ एक्यूमुलेट भी ना हो, तो पता चल रहा है कुछ प्रोटीन वही लगे हुए हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी लगे हुए हैं, कुछ कार्ब शुगर खा रहे हैं, कुछ प्रोटीन्स खा रहे हैं। बस में आगे, कभी कभी यूट्यूब से और ज्ञान मिलता है कि एक समय में ये खाओ, एक समय में ये खाओ, मतलब एक साथ ये सब मत खाओ। बस में आगे, तो अलग अलग जो ज्ञान मिल रहा है, अलग अलग चीजों को तुम लोग इनडायरेक्टली देख रहे हो। तो शुगर के डेरिवेटिव जो आया उसमें नाम याद रखिएगा, पहला कौन सा है, एस्पार्टेम, दूसरा कौन सा है, सैकरीन, तीसरा कौन सा है, सुक्रोलोज, और चौथा कौन सा है, एलिटेम। याद रहेगा। तो ये कुछ कहानियां थी, नहीं याद नहीं करना है क्योंकि अब तक केमिस्ट्री लाइफ हट ही गया है। बस मैं शुरू में पढ़ा रहा था कि आ रहा था, लेकिन चूंकि स्लाइड बनी हुई है थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कि कभी फ्यूचर इधर उधर आ जाए तो परेशान मत हो। चलिए, तो ये कुछ कहानियां थी बेटा, वो कहानियां किसकी है, कार्बोहाइड्रेट की है। किसकी है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में कुछ क्वेश्चन आईटी में आए हैं, बस उसको दिखा दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसे आईटी का एक क्वेश्चन जो दिया था वो क्या था, 2007, एक ये दिख रहा है, 2008 आपको ये दिख रहा है, फिर 2009 आपको ये दिख रहा है, 2000 आपके 10 ये दिख रहा है। लगातार कितने साल हो गए, अब ये तो बोल दे यार, 7 8 9 10 कितने हो गए, 4 साल तो लगातार दिया है। उसके बाद देखो 2000 आपके 11 कितने हो गए, 5, फिर आ जाओ 2012 कितने हो गए, 6 साल लगातार। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, चलिए समझिएगा। 2015 अब एडवांस आ चुका है, 2000 आपके 16 इधर आ चुका है, 2000 आपके 18 इधर आ चुका है, फिर आपके 2019 इधर आ चुका है, 2000 आपके 21 इधर आ चुका है। तो सोचो कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। बस में आगे, कितने सारे क्वेश्चन 2022 इसमें आ चुका है। तो कहने के बाद कितने सारे क्वेश्चन आपके कार्बोहाइड्रेट के आ चुके हैं, 2023 इसमें आ चुका है। केवल कार्बोहाइड्रेट, सब कार्बोहाइड्रेट ही तो है, अभी तो मैंने अमीनो एसिड छुआ ही नहीं। बस में आगे, अभी हमने अमीनो एसिड छुआ ही नहीं, अभी हमने पॉलीमर छुआ ही नहीं, वो तो आगे छुएंगे। बस में आगे, तो कहने के बाद इतने सारे क्वेश्चन तो कार्बोहाइड्रेट में आ चुके हैं। 2024 वाला पेपर था वो अमीनो एसिड के ऊपर बेस्ड था, और 2025 में अमीनो एसिड कार्बोहाइड्रेट दोनों को मिला के पूछा था, वो आगे देख लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से आए हैं। और सबसे दुख की बात क्या होती है कि बायोलॉजी वाले कहते हैं कि तू केमिस्ट्री में पढ़ लेना, और केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि बायोलॉजी में पढ़ लेना। बस में आगे, और उसके चक्कर में बच्चा ने इधर कराता है ना उधर कराता है, और लगभग आप हाइपोथेटिकल मान सकते हो कि हर साल एक क्वेश्चन आया है। ऐसा नहीं कर सकते, समय खराब हो तो अलग बात है, कभी नहीं भी आया है, लेकिन लगभग मान सकते हो हर साल क्वेश्चन आया है। तो क्या इसकी इंपॉर्टेंस है या नहीं है। तो जो बुक आपके पास मेरी वाली है उसी से मैंने सारी चीजें ली हुई हैं, तो इस बुक के अंदर है। तो कोशिश करिए जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रॉपर लगा लीजिए। बस में आगे, कि जिससे आपको पता चल जाए कि जो क्वेश्चन आए हैं वो किस लेवल का है और मैं लगा पा रहा हूं या नहीं। बस में आगे, जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसमें क्या चालू करेंगे,
अमीनो एसिड। हाँ बेटा मेंस में भी आता है, जो एडवांस में मेन में तो है ही है। मेन का मतलब क्या है? एनसीईआरटी। मेन का मतलब एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में है मतलब मेन में है, और नहीं अब हटा दिया है, ठीक है। और सोचो कितनी खतरनाक काम किया है, ठीक है। पहले एनसीईआरटी को मतलब लोग कम मानते थे, तो कम मानते थे, इसलिए आईआईटी एडवांस ने क्या किया? आईआईटी एडवांस ने बोला कि भाई एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस को तुम हटाओ नहीं, इसलिए उसने अपने आईआईटी के एडवांस के सिलेबस में एनसीईआरटी की कुछ चीजें डाल दिया। बस में आगे डाल दिया, जैसे केमिस्ट्री अपग्रेड अलाइव पहले आईआईटी एडवांस में था ही नहीं, लेकिन आईआईटी एडवांस ने देखा कि एनसीईआरटी के लोग वेटेज को हटा रहे हैं, तो उसने कोशिश किया कि भाई इसको भी लिख दिया कि इसे भी पढ़ना है। बस में आगे, लेकिन एनसीईआरटी वाले बदमाशी कर गए। ये क्या बदमाशी कर गए? बोला ये मेरा देखे देखी काम कर रहा है, और जब मेरा देखे देखी काम कर रहा है तो इन्होंने अपने सिलेबस से हटा दिया, मतलब इन्होंने अपने सिलेबस से केमिस्ट्री अपग्रेड हटा दिया, इन्होंने अपने सिलेबस से क्या कर दिया? इनका पॉलीमर भी हटा दिया। असली में पॉलीमर हट गया, केमिस्ट्री अपग्रेड हट गया, और आईटी के सिलेबस में आ गया। और सोचो कितना खतरनाक है। और एनसीईआरटी की बुक में अब जो 2025 की बुक को खरीदोगे तो 2025 की बुक में केमिस्ट्री अपग्रेड है ही नहीं, बुक में ही नहीं है, और आईटी के सिलेबस में दिखेगा। असली पहले जब नहीं था, यहां था, तब यहां नहीं आता था, और जब यहां नहीं है तब यहां आता है। बस में आगे, तो हो सकता है समय के साथ ये भी हटा दें, लेकिन अभी फिलहाल है। बस में आगे, और मेन में तो है ही है। मेन में अभी 2025 के आगे वाले समय में हो सकता ना दिखे, क्योंकि उनके बुक में नहीं है। बस में आगे, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको दिखेगा, इसलिए आपको प्रॉपर मैंने पढ़ाया कि अगर क्वेश्चन दिखे तो आप लगा लो। बस में आगे चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, वो कौन सा है? अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? 20 अमीनो एसिड के नाम और 20 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर। इसलिए थोड़ा घर पे वक्त देकर इसे प्रॉपर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी क्लास में मैं लिखवाऊंगा तो याद रहेगा, तो मेरे पास टाइम बच जाएगा। क्लियर? चलिए।